नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार किसकी बनेगी। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालते नजर आएंगे या तेजस्वी यादव को मिलेगा जनता का जनादेश। एग्जिट पोल के आंकड़े एक तरफा इशारा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार बदलने जा रहा है या तेजस्वी का चेहरा रहेगा या वही रहेगा या पुराना तजुर्बे वाला हाथ। आज की इस बड़ी बहस इसी पर है कि नतीजों का इंतजार है, आखिर किसकी सरकार है। हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन आगे जुड़ेंगे। हमारे साथ संवाददाता आयुषी मिश्रा भी जुड़ी हुई है। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल अनुराग जी आपसे ही होगा। कशिश न्यूज ने इन 2 चरणों में चुनाव को बेहतरीन तरीके से कवर किया। तमाम पहलुओं पर हमने जाकर लोगों से बातचीत की, हम ग्राउंड जीरो पर थे, हमने लोगों के आंकड़ों को समझा, उनके मुद्दों को समझा। और अब कशिश न्यूज और रुद्र का भी जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में नजर आ पा रहा है। क्या लगता है, जनता को काम पर भरोसा है या फिर वादों पर? सुष्मिता, बिल्कुल जनता की बात करें तो जनता ने, मुझे लगता है, इस बार काम देखा है। वादे नेता हर बार करते हैं, तमाम नेता जो हैं वादे हर बार करते हैं, लेकिन इस सरकार की कामों की सराहना जनता ने किया है। और हम भी ग्राउंड जीरो पे घूमे हैं, जहां भी हमने सीमांचल का एरिया कवर किया या पटना में या जहां भी हमारी टीम या मैं खुद घूमा था, तो हमने यही देखा कि नीतीश कुमार इस सरकार के काम की सराहना की जा रही थी। और उन्होंने सड़कें बनवाई या फिर जो भी ये 10,000 का मुद्दा भी लोगों के बीच में था कि रोजगार को लेके मिला है, तो ये एक मुद्दा था। लेकिन उसके बाद भी जो एग्जिट पोल है, हालांकि हम एग्जिट पोल हमारा भी आया और वो सटीक है, जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें हमारा भी एग्जिट पोल काफ़ी सिमिलर है। और उसमें एनडीए खेमे को 140 से 152 सीट, महागठबंधन को 84 से 97 और अन्य को 4 से 6 सीटें हमने दिखाया है एग्जिट पोल में जी। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर ये एग्जिट पोल, दावे तो यही हैं और नेताओं की एनडीए खेमे की तरफ से खुशी की लहर भी है, उसमें एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अभी से ही 1-2 जगह मिठाइयाँ बंटने लग गई हैं। लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिरे से नकार दिया इस एग्जिट पोल को और ये साफ कह दिया कि 14 का इंतजार करिए, सरकार हम बना रहे हैं और तेजस्वी यादव 14 को शपथ लेगा। ये बात उन्होंने पहले भी कहा था, ये बात उन्होंने आज भी कही है। तो अब इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन भी श्योर है, उसके जितने सीनियर लीडर्स हैं वो भी श्योर हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं जनता की, तो जनता मिक्स रिस्पांस हमने देखा था फील्ड में। जैसे जो युवा वर्ग है वो चाहते हैं कि हमने नीतीश कुमार को इतने साल दिए, तो एक बार तेजस्वी कह रहे हैं तो इन्हें भी चांस मिलना चाहिए, तो एक बार चांस देते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो हम फिर पलट देंगे, बदल देंगे। ऐसे ही नीतीश कुमार ने भी जब लालू यादव के साथ वो थे तो जनता से मांगा था कि आप मुझे मौका दीजिए, और इस 20 साल में उन्होंने काम किया। तो वही उसी लाइन पे तेजस्वी भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने भी जनता से मांग की है कि मुझे 5 साल दें, काम होगा। और जनता भी, कई जो युवा वोटर्स हैं वो कह रहे हैं, और इस बार मतदान प्रतिशत भी पिछले साल की तुलना में, पिछले बार की तुलना में काफ़ी बड़ा है और युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग घर से निकले हैं और मतदान किया है लोगों ने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है इस बार। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी काम करेगा कि शायद लोग तेजस्वी को एक मौका दें। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 14 तारीख का इंतज़ार सभी को है, नेताओं को है, पार्टियों को है, हमें है, जनता को है, उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर काम की बात करें तो नो डाउट नीतीश कुमार के काम को नकारा नहीं जा सकता और उन्होंने बिहार की जनता के लिए काम किया है। बस 14 का इंतजार है जी। चलिए, बिल्कुल देखिए, अब तो परिणाम 14 को ही स्पष्ट होंगे। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी हैं। आशुतोष जी, देखिए, महागठबंधन ने तैयारियां तो पूरी की, एक भी वैसी कोई कोर कसर नहीं थी जिसका
काम नहीं दिखा, या तेजस्वी यादव जो जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, सभा कर रहे थे, अपनी बातों को जनता तक रखने की कोशिश थी, एक मास्टर स्ट्रोक भी उनकी तरफ से जरूर देखने को मिला, हर एक परिवार में सरकारी नौकरी की बातें भी उनकी तरफ से कही गई, लेकिन क्या कमी रह गई? क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तेजस्वी के खाते में नहीं है। तो क्या लगता है इतनी तैयारी के बाद भी, इतनी पूरे काम के बाद भी आज भी जो बिहार की जनता है वो अब भी नीतीश पर ही भरोसा करती है? देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसको देख करके मेजोरिटी वाइज कहा जाए तो उसको देख करके कहा जा सकता है कि बिल्कुल एनडीए की सरकार फिर से रिपीट हो रही है। रिपीट ही नहीं हो रही है बल्कि 2020 की तुलना में और ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलने जा रही है और जेडीयू मजबूत कड़ी के रूप में उभर रहा है। ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, मैक्सिमम एग्जिट पोल जो हुए हैं वो बता रहे हैं। लेकिन धरातल पर क्या हुआ और 14 को परिणाम में क्या एग्जिट पोल जो बताया है वही परिणाम आने वाले हैं, इस पर अभी भी मतलब आप वीटो नहीं लगा सकते हैं। वीटो इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों में काफी अंतर देखा गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हाँ, महागठबंधन ने इस बार जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने इतने वादों की बारिश की थी, बरसात की थी, बौछार की थी, वो तमाम कमिटमेंट किए थे जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाते हैं जनता को, तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। मुझे भी लगता है कि इसका एडवांटेज उनको मिलेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसमें मैक्सिमम ने एनडीए की सरकार बनाने का दावा जरूर किया है, लेकिन 2-3-4 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा कि तेजस्वी ने शुरुआती दौर में जैसे कैंपेनिंग शुरू हुई उससे पहले कई सारे अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन उसके बीच बीच में भी कई सारे अनाउंसमेंट उन्होंने एड ऑन किया है। और वो मुझे लगता है कि वो फीडबैक मिलते हुए कि अगर एनडीए के पक्ष में हवा चल रही है या फिर 10,020 में जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है अभी तक कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसके पीछे वो 10,000 जो महिलाओं को दिया गया है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। तो उसकी काट के लिए तेजस्वी यादव ने अंतिम वक्त में एक मुश्त 30,000 रुपया देने की बात कही थी। तो तेजस्वी को उम्मीद है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ, एक मुश्त जो 2,500 रुपये हर महीने महिलाओं को महिला मान सम्मान योजना, माई बहन योजना के तहत जो देने की बात है वो साल भर का पैसा एक बार दे देंगे। तो फिर ये जनता के बीच में जब मैसेज गया है तो इसका बेनिफिट उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तेजस्वी यादव को यही लगता है कि ये तमाम चीजें डायरेक्ट जनता को कनेक्ट करती है और जब 10,000 रुपया बेनिफिट एनडीए सरकार ने दिया महिलाओं को, उसका एज मिलता हुआ दिख रहा है, तो फिर हम भी तो कमिटमेंट कर रहे हैं 30,000 का। हम भी तो 125 यूनिट की जगह पर 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। हर घर सरकारी नौकरी 2,75,00,000 परिवार को देने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसका एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा है? ये तमाम चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती है और दावे में दम है। हालांकि एग्जिट पोल बेशक उनके मतलब पक्ष में नहीं है, लेकिन 14 तारीख का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है चूंकि देखिए 1% वोटों का जो मार्जिन होता है ना वो कई सीटों को इधर से उधर कर देता है और सैंपल साइज जो कलेक्ट होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं। लेकिन आशुतोष जी, अभी से ही तो तेजस्वी यादव ने वोटों की गिनती पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। देखिए 18 घंटों के बाद मीडिया के सामने आना, अपनी बातों को रखना, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर इस तरह से आरोप लगाना कि अभी ही जो गिनती हो रही है वो गड़बड़ी हो रही है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि वो एक फीलिंग्स है तेजस्वी यादव के भीतर कि क्या परिणाम आने वाले हैं? नहीं, ये तो इनिशियल स्टेज से ही है, शुरुआती दौर से ही है कि वोट चोरी के कई सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं। उसके बाद फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, उसके बाद पुरुष और महिला मतदाताओं ने कितने कितने वोटिंग की है, प्रतिशत क्या रहा है वो भी फिगर नहीं है, उसको लेकर भी सवाल उठाया उन्होंने। तो कई सारे आधार बनते हैं जो उन्होंने इरेज किए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन सब चीजों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त कम बचा है, काउंटडाउन शुरू है। आज 12 तारीख हो ही चुके हैं, बस एक दिन का बीच में गैप है और 14 तारीख को सुबह से मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक परिणाम सामने आ ही जाएगा। और ये आशंका महागठबंधन की तरफ से हमेशा बनी रहती है। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए वाले यही कहते हैं कि हार की भूमिका पहले ही से पटकथा स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि हार होगी तो फिर ये सारे रीजन हम बताएंगे। हाँ। लेकिन हाँ, एज कहा जाता है, जनरली आरोप लगते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में मशीनरी रहती है, काम करती है, और केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो यही सारी चीजें
इरेज की जा रही है तेजस्वी यादव या महागठबंधन की तरफ से। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए ना, क्योंकि अब जब लोकसभा का भी चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया 400 पार, तो एग्जिट पोल्स भी 400 पार दिखाए गए। ये आरजेडी की तरफ से अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल पर, वो बातें कही जा रही है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन भी जुड़ चुके हैं। एक बार राजीव जी का भी रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, जब भी चुनावी मुद्दों पर बात हो रही थी, बिहार के समीकरण को समझने की कोशिश हो रही थी, एक जातिवाद का जो मुद्दा था वो बहुत ही बड़ा रहा था, और जब जब भी काम के मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की गई जनता से या नेताओं से, हमेशा से जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा से रही है। वहीं एक तरफ वो मुद्दा रहा कामकाज को लेकर, जहां सत्ता पक्ष के बड़े चेहरे जब भी आए बिहार की धरती पर तो अपने कामों को गिनवाया, लेकिन जंगल राज को भी जरूर याद दिलाया गया कि आज से 20 साल पहले बिहार की क्या स्थिति और क्या दिशा थी उस वक्त। देखिए, सबसे पहले सुष्मिता, आपने कहा जातिवाद। जी। बिहार की राजनीति में जातिवाद को इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे सभी दल के लोग मानते हैं। और सभी दलों का जो वोट आधार है, उनका जो कोर वोटर हैं, उसको एक माना जाता है कि जैसे आरजेडी में कहा जाता है कि वो एमओआई समीकरण पर आधारित एक पार्टी है, और उसी आधार पर जो है उनकी सरकार 15 साल की बिहार में रही। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई अपर कास्ट का ये वोटर इनके साथ रहते हैं। और जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो अति पिछड़ा समाज के आधार जो है, उनका आधार अति पिछड़ा वोट है। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो चुनाव में जो जिस मुद्दे को उछाल कर जो है चुनाव जीतने का जो प्रयास किया गया है, वो एनडीए की तरफ से जो है जंगल राज का मुद्दे को बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई सभाओं में कहा। और जो अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भी ये बातें कही गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए तो उन्होंने भी कट्टे शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि यहाँ के आरजेडी शासनकाल के लोग जो है अपनी बात मनवाने के लिए कट्टा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनका संदर्भ था कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना था महागठबंधन में, उप मुख्यमंत्री का तय होना था, उस संदर्भ में जरूर बातें कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो फोकस था, उनका जो संदेश था अपने समर्थकों को, लोगों को यह बताने का कि बिहार में अगर फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है या आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार में फिर से जंगल राज कायम होगा। और बिहार की जनता ये आगाह करने की कोशिश की राजीव जी, और अपने मुद्दों को सामने रखने की एक पहल थी एनडीए की तरफ से, क्योंकि कितने भी बड़े चेहरे आए, उन्होंने जंगल राज को याद जरूर दिलवाया है। हमारे साथ आयुषी मिश्रा भी आज के इस चर्चा में जुड़ी हुई है। आयुषी, आपने जनसुराज की पार्टी की खबरों को देखा है, एलजेपीआर की खबरों को भी आपने देखा है। जो एक दमदार उपस्थिति होनी चाहिए थी, वो एलजेपीआर की भी बात कर लीजिए या फिर जनसुराज की भी बात कर लीजिए, वो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। अब जनसुराज की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से हमेशा से ये कहा गया, या तो हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो तो उन्हें फर्श पर ही लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुष्मिता, अगर बात कर ले जनसुराज पार्टी की, तो जिस धमाके के साथ जनसुराज पार्टी 3 साल पहले मैदान में उतरी थी, फिर हवा जो थी उनकी थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर जैसे ही चुनाव के 6 महीने बचे तो फिर से जनसुराज हर जगह दिखने लगा। प्रशांत किशोर बड़े बड़े बयान देने लगे, कई नेताओं के पोल खोलने लगे, और उन्हें लगा कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो जनता के बीच चर्चा का विषय और अपनी बातों को पहुंचाने का जरिया जो है वो बना के रखेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, या यूं कह ले पहले फेज की वोटिंग के ठीक बाद ही ये तय हो गया कि जनसुराज आज के समय में जमीन पर नहीं है। वो हवा में जरूर नजर आ रहा था, लेकिन जमीन पर वो नहीं उतर पाया। और इसकी शुरुआत जो मैं जब से जनसुराज को कवर कर रही हूँ, मुझे लगता है सबसे पहली शुरुआत तो तभी हो गई जब खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से बैकआउट कर गए। जिस दिन प्रशांत किशोर ये सोच के मैदान में नहीं उतरे कि उनको पूरी पार्टी का नेतृत्व करना है, हर सीट पे एक स्टार प्रचारक के रूप में सिर्फ वही हैं जिनको कमान संभालनी है, तो ऐसे में जो तमाम बाकी दल हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उन दोनों की तरफ से ये मैसेजिंग जनता के बीच पहुंचा दी गई कि किस तरह से प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीतिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिहार के साथ। वो सच में राजनीति में ना आना चाहते हैं और ना ही बिहार की जनता के विकास के लिए उनका कोई योगदान है। बात हुई, एलजेपीआर की स्थिति इस बार कैसी है? पिछले बार से जो आंकड़े बता रहे हैं वो और भी खराब होते जा रहे हैं एलजेपीआर के लिए, क्योंकि एक आपने देखा किस तरह से रूठने मनाने का सिलसिला भी था सीट शेयरिंग को लेकर, और उसके बाद ये परिणाम।
देखिए सुष्मिता, इस बार का चुनाव पिछले बार के चुनाव से बिल्कुल विपरीत है कई मायनों में। और इस बार मुझे लगता है फ्रंट फुट पे जिस तरह से नीतीश कुमार जी बैटिंग करते नजर आए हैं, जिसने चिराग पासवान उनके साथ रह के भी उनका कहीं ना कहीं गेम खराब हुआ है, और वहीं तेजस्वी यादव का तो पूरा गेम नीतीश कुमार ने वन हैंडेडली खराब किया। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले चिराग पासवान पे बात करते हैं। चिराग पासवान ने कितने मान मनोवल के बाद 29 सीट हासिल की, लेकिन देखिए जो 100% स्ट्राइक रेट का उनका अब तक का फॉर्मूला रहा है लोकसभा चुनावों में, वो विधानसभा में कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मिल सकता है और मिलने जा रहा है। ना सिर्फ एग्जिट पोल बल्कि एग्जैक्ट पोल, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, कशिश न्यूज की टीम लगातार तमाम विधानसभाओं पे गई है, खासतौर पे जब जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी रहे हैं, तो वहां देखिए संगठन की मजबूती, संगठन का सपोर्ट गठबंधन में बहुत जरूरी होता है। और अगर चिराग पासवान की 29 सीटों की बात कर ले तो वहां पे जदयू या जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये दोनों ऐसी पार्टी है जिनका समर्थन, जिनका एक वोट बैंक है, और नीतीश का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद चिराग की पार्टी को इनका फायदा जो है उनकी सीट पर ज्यादा मिला नहीं है इस बार। और बिल्कुल आयुषी, देखिए अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में हमने बातचीत कर लिया। अनुराग जी से एक और सवाल ले लेते हैं। अनुराग जी, आपने देखा था कि सीमांचल के जो इर्द गिर्द है वो भी ये पूरी राजनीति घूमती है, और कहीं ना कहीं जो परिणाम आता है उसका एक बड़ा भाग वहीं से तय होता है। और सीमांचल की जब बात होती है तो एक राजनीतिक पार्टी यानी कि AIMIM का भी जिक्र जरूर सामने आता है कि वहां असदुद्दीन ओवैसी ने कितना काम कर लिया, या कितने वोट काट लिया, किसके पक्ष में वो वोट जाने वाला है, या किसके लिए फायदा और नुकसान। तो इस बार के चुनाव में AIMIM की भूमिका क्या अगर रहने वाली रहे तो बात करें तो? जी बिल्कुल, अगर हम उसकी भूमिका की बात करें तो सीमांचल में हालांकि ओवैसी की सभा भी हुई, वहाँ पे रैली भी उन्होंने किया, और वहाँ पे उनका वोट बैंक है। और उनकी रैली में तो ये स्थिति हो गई थी कि भगदड़ मच गया था, और मीडिया को भी, हमारी टीम को भी वहाँ से बचकर निकलना पड़ा था, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद सीमांचल में उनकी 2 रैलियाँ हुई, सभा हुई, और उसमें काफ़ी भीड़ भी जुटी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सीटों में तब्दील ज़्यादा हो पाएगा। और जो आंकड़े कह रहे हैं कि 1 से 2 सीट अगर हो जाता है तो बस वही बहुत है, तो इसका कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में, हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, उनकी रैलियां हुई, सभा हुई, तो इसलिए सीमांचल में अगर देखा जाए तो मिक्स रिस्पांस है। कांग्रेस भी वहाँ ठीक ठाक पोजीशन पे है, जेडीयू भी ठीक ठाक पोजीशन पे है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, हालांकि 1-2 कैंडिडेट्स का नाम वहाँ पे बाद में कट गया था जो आरजेडी कोटे से थे, लेकिन बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार ये भी हुआ, सीट शेयरिंग को लेके जो खींचतान चल रही थी, कईयों को उम्मीद थी, कई लोग यहाँ जब सीट बंटवारा नहीं हुआ था, एक हफ्ते से होटल में जमे हुए थे कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल, मनाने का सिलसिला भी हमने देखा, और सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से लोगों को मनाने की कोशिश थी अनुराग जी, वो भी हमने देखा। आपने एक बड़ी बात कही कि भीड़ को वोट में तब्दील करना बेहद मुश्किल होता है। भीड़ तो हर सभा में देखने को मिली, लेकिन वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं, ये अब आने वाला परिणाम बताएगा। एक आखिरी सवाल मैं आशुतोष जी से लेना चाहूंगी। आशुतोष जी, SIR के बाद बिहार में ये पहली बार चुनाव हुआ। मतदाता जो प्रतिशत है, वो मतदान प्रतिशत बेहद चौंकाने वाले थे। कई दशकों के बाद ये मत प्रतिशत बढ़ गया, और एक तरफ तेजस्वी ये जरूर दावा कर रहे थे कि ये मत प्रतिशत उनके खाते में है। 72 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक फील हो रही है कि उनके लिए ये सारे मतदान थे। आखिरी सवाल। नहीं, बिल्कुल सब लोग अपने अपने पक्ष बता रहे हैं, और दलील भी दे रहे हैं, आधार भी बना रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने दावा किया आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 72 लाख मतलब 2020 में जितने वोटरों ने वोट दिया था, उससे 72 लाख ज़्यादा इस बार वोटिंग हुई है, नए लोगों ने वोट किया है। हर विधानसभा के बारे में उन्होंने बताया कि 29,501 विधानसभा सीट पर वोट भरे हैं, और उनका दावा ये है कि ये बदलाव के लिए वोटिंग हुई है, यानी कि नीतीश सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन अगर एनडीए से इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो ये जरूर कहा जाता है कि ये बदलाव के लिए नहीं बल्कि उनको रिटेन करने के लिए हुआ है। चलिए, दोनों ही तरफ से ये कहा गया, एनडीए भी गदगद है, महागठबंधन भी इस वोट को अपने खाते में समझ रहा है। बिहार की राजनीति को समझना आधे घंटे में मुश्किल है। आशुतोष जी, अनुराग जी और आयुषी राजीव मोहन जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इन विषयों पर अपनी बातचीत सामने रखने के लिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की क्या अभी हालात है, और सबकी निगाहें इस वक्त इसी पर टिकी है
है कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए थे, विशेष संवाददाता हमारे साथ राजीव मोहन जी थे और आयुषी मिश्रा थी। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आगे आपका कशिश न्यूज। नमस्कार।